फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हमने और उसके आगे हम बात करने लग गए थे होमोलोगस सीरीज़ की। आज हम होमोलोगस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर बेसिकली द हीट्रो एटम्स और हीट्रो ग्रुप्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस और विच डिस्प्लेसेस द hydrogen atom from a hydrocarbon chain and henceforth determine the properties of the resultant compound। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े, जिसमें से एक तो हीट्रो एटम्स हैं जिनको हम हेलोजेंस बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वो अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोकार्बन चेन से डिस्प्लेस करके खुद जब वहाँ पर बैठ जाएंगे तो फिर उनका या तो प्रीफिक्स लगा करके नाम क्लोरो एल्केन होगा और या फिर सफिक्स लगा करके हम उनको एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप की बात करें जो कि अल्कोहल्स बनाते हैं तो फिर उनके एक हाइड्रोजन ग्रुप को सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह सेटल हो जाने पर जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो एक तरह का अल्कोहल होता है। किसी एल्केन का हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोक्सी ग्रुप जब उसकी जगह पे बैठ जाता है तो सफिक्स लगता है कंपाउंड के नाम के आगे, हम उसको एल्केनॉल बोलते हैं। एल्केनॉल्स और मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल एट्सेट्रा, ये ऑल लगा रहे हैं हम किसी भी एल्केन का लास्ट में ई हटा करके उसकी जगह OL लिखकर। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH वो जब लगा दिया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ओइक एसिड का सफिक्स लगाता है। यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें खुद भी एक कार्बन है, हाँ, तो वो उसका कार्बन भी गिवन कार्बन चेन में ऐड हो जाएगा। अगर हमारे पास में मीथेन है और उसमें हमने H हटा करके COOH लगा दिया है तो फिर जो रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो 2 कार्बन वाला ओइक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और हम उसका नाम रखेंगे इथेनोइक एसिड, ना कि मीथेनोइक एसिड। तो फिर हमें मीथेनोइक एसिड बनाना है तो क्या करना है, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा दें। कार्बन का नंबर बढ़ना नहीं चाहिए अगर हम मीथेनोइक एसिड बनाना चाहते हैं तो। हाँ, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन्स आर टू बी काउंटेड एंड COOH का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन भी चेन का पार्ट होता है, चेन में काउंट किया जाता है। ऐसा ही एल्डिहाइड और कीटोन में भी होगा, उनके कार्बन भी चेन में काउंट किए जाएंगे। तो जब एल्डिहाइड लगाते हैं हम CHO ग्रुप जब हम लगाते हैं इस तरह से टर्मिनल एंड पे, टर्मिनल एंड ऑफ अ हाइड्रोकार्बन चेन, तो हमें पता चलता है कि ये CHO इसके साथ में ऐड जब हुआ तो एक कार्बन चेन में ऐड हो जाता है। इसका सफिक्स L है और हम इनको एल्केनैल्स बोलते हैं। हाँ, इन सब कंपाउंड्स को एल्केनैल्स बोलते हैं, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल एट्सेट्रा। तो ये L एल्डिहाइड का है। कीटोन की जब हम बात करें C डबल बॉन्ड O, उसकी 2 वैलेंसीज ओपन है कार्बन के ऊपर, इस वजह से वो दोनों तरफ कार्बन से अटैच्ड होता है। जब वो दोनों तरफ कार्बन से अटैच होता है तो CH3CO CH3 वुड बी द स्मॉलेस्ट एल्केनोन, इसको हम एल्केनोन बोलते हैं। ONE यानी ओन उसका सफिक्स होता है। ये बातें हमने 5 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कल सीखी थी। हमने कहा था कि जो एसीटोन है, हाँ, प्रोपेनोन या एसीटोन एक ही बात है। एसीटोन उसका जेनरिक नेम है, प्रोपेनोन उसका IUPAC नेम है। प्रोपेनोन इज़ द फर्स्ट मेंबर इन द सीरीज ऑफ कीटोन्स। तो आज हम इस सीरीज़ के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। जो हम सीरीज़ की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। हाँ, वो तो हो गए एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस यानी हाइड्रोकार्बन्स। उनके अलावा अब जो हमने फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं, फंक्शनल ग्रुप लगा करके जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे। यानी हेलो एल्केन्स, एल्केनोल्स, एल्केनैल्स, एल्केनोन्स या एल्केनोइक एसिड्स आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन।
तो जिस तरह से एक पर्टिकुलर सीरीज़ है एल्केन, वैसे ही एल्कीन एक सीरीज़ है, एल्काइन एक सीरीज़ है, हेलो एल्केन्स एक सीरीज़ है, एल्केनॉल्स एक सीरीज़ है, एल्केनोइक एसिड्स एक सीरीज़ है, एल्केनेल एक सीरीज़ है, एल्केनोन एक सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़? होमोलोगस सीरीज़। कल हम बात करने लगे थे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज़? Homologous series is a group of hydrocarbons or hydrocarbon derivatives. Alkane, alkene, alkyne, hydrocarbons, haloalkane, alkenols, alkeneals, alkenones or alkenoic acids. They are derivatives of hydrocarbons. तो होमोलोगस सीरीज, कोई भी होमोलोगस सीरीज जो हम देखते हैं, हम कह रहे हैं एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, एल्केनॉल भी एक होमोलोगस सीरीज का नाम है। तो होमोलोगस सीरीज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कॉमन जनरल फार्मूला। हाँ, एक जनरल फार्मूला उनका कॉमन हो, एक ही हो। जैसे हमने कहा कि देयर इज अ होमोलोगस सीरीज नेम्ड एल्केन। एल्केन के लिए देयर इज अ फॉर्मूला CnH2n+2। All the members of this series can be represented by this formula CnH2n+2, where n is the number of carbon atoms present in the compound। हाँ, उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज n। तो जब हम Cn की जगह पे अगर मानो n = 1, तो हमें पता है अगर एक कार्बन वाला एल्केन होगा तो हम उसको मीथेन बोलेंगे। मीथेन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि CH4 होता है। वो फॉर्मूला कैसे निकला? इस फॉर्मूला में n की जगह जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है उसकी जगह पर 1 लिख के C1H2 × 1+2। तो मतलब C1H2 + 2 that is 4 and the formula we got CH4। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इस जनरल फॉर्मूला में n का वैल्यू रख के, कार्बन का नंबर लिख करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली इफ n = 2 यानी इथेन, तो इथेन के लिए C2H2 × 2 प्लस 2 क्या बना? C2 2 × 2 is 4 + 2 6 C2H6। आप n का नंबर बढ़ाते जाएं, इस फॉर्मूला में लिखते जाएं and you will get the formula for any alkene, no matter what the number of carbons are there। 6 + 2 8 C3H8। it will go on like this। कि एक होमोलोगस सीरीज जो है वो एक हाइड्रोकार्बन्स का या ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का, एक डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का एक ग्रुप है। होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स का या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का एक ग्रुप है, जिसको किसी एक सिंगल जनरल फार्मूला से, एक कॉमन जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो ये होमोलोगस सीरीज जैसे एल्केन है वैसे एल्कीन भी है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बाय नाउ कि एल्कीन्स कौन होते हैं। एल्कीन सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उसमें ईन क्यों लगा हुआ है? सफिक्स ईन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, कोई से भी दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। तो 1 कार्बन वाला n = 1 यहाँ पर वैलिड नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा हमको CnH2n।
वेयर n कैन नेवर बी 1। ये बात ध्यान रखना है एल्कीन्स में और एल्काइंस में, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड केवल कार्बन के बीच में होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में तो होते नहीं है। तो कम से कम 2 कार्बन एटम्स होना जरूरी है जिससे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन सके। एल्केन्स आर पॉसिबल बिकॉज सिंगल कार्बन कैन हैंडल 4 अदर हाइड्रोजन, बट देयर कैन नॉट बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन अ कार्बन एटम और अ हाइड्रोजन एटम। तो एक सिंगल एल्कीन्स या एल्काइंस बनाने के लिए सिंगल कार्बन एटम सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए एल्कीन्स का जो पहला मेंबर है, एल्कीन इज ऑल्सो अ होमोलोगस सीरीज, और इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें कम से कम 2 कार्बन होंगे। तो हम इस फॉर्मूला में लिखते हैं C2H2 इंटू 2, मतलब C2H4। अब इसका स्केलेटन बना के देखो, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर, CH2 CH2। किसी भी कार्बन की वैलेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई, पूरी करने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना ज़रूरी हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ एल्कीन, वी कॉल इट इथीन, है ना। ये इथीन, ईथ मतलब 2 कार्बन एटम्स, इन मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। यही बात अगर इस फॉर्मूला की हेल्प से हम प्रोपीन के लिए निकालें तो C3H2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज C3H6, दैट इज यहाँ पे इसे बनाए कार्बन कार्बन कार्बन, C3H6 तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ आ गए। अब बच गए 3, तो 2 यहाँ पे लगेंगे, 1 यहाँ पे लगेंगे, और इन दोनों कार्बन एटम्स का टेट्रा वैलेंसी जस्टिफाई करने के लिए वी विल हैव टू ऐड 1 डबल बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, हाँ, ये प्रोप1E। अगर ये बात आप एल्काइंस के लिए करें तो एल्काइंस YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, कम से कम 1 कार्बन के बीच में। इसके लिए जनरल फॉर्मूला फॉर अ होमोलोगस सीरीज इज CnH2n-2। सो वेयर यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अलाउड, पॉसिबल नहीं है, तो C n की जगह पर हम कम से कम 2 लिखेंगे, तो H2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 यानी 2, तो दिस विल बी C2H2, और C2H2 कुछ इस तरह से बनेगा, 2 कार्बन, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों कार्बन्स की टेट्रा वैलेंसी जस्टिफाई करनी है, तो फिर इन दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दो, 3 + 1 = 4, बोथ द कार्बन्स हैव 4 वैलेंसीज। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना चाहते हो तो फॉर्मूला में n की जगह 3 लिख दो, C3H2 इंटू 3 माइनस 2। अब 6 माइनस 2 कितना होता है, 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4, तो C3H4, 3 कार्बन, 3 में से कोई से भी 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बाकी के 4 में से 3 कार्बन आ गए यहाँ पे, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो इसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड लगेगा और बचा हुआ हाइड्रोजन उससे जुड़ जाएगा, हाँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है, हम इसको प्रोपाइन बोलते हैं, ठीक है।
अगर होमोलोगस सीरीज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की है, हमने कहा था कि एल्केन तो है वो तो CnH2n+2 है, बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो या तो हेलो एल्केन्स हैं या तो एल्केनोल्स हैं या एल्केनोन्स हैं या एल्केनेल्स हैं या तो एल्केनोइक एसिड्स हैं। तो एल्केन सब में है, हाँ, सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और हाइड्रोजन को हटा दिया किसी हीट्रो ग्रुप ने या हीट्रो एटम ने, तो एक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बन गया। तो किसी भी ऐसी सीरीज को देखते हैं जिसमें डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो, किसी ऐसी सीरीज को देखते हैं जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हों, जो एल्केन है उसका हाइड्रोजन किसी फंक्शनल ग्रुप जो कि 5 हमने पढ़े उनमें से किसी ने हटाया हो, और फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। एल्केन इज CnH2n+2, ये बात याद रखनी है आपको। तो समझो हम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स विच आर ऑल्सो नोन एज हेलो एल्केन्स। हाँ, एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स एक ही बात है, जिसमें किसी भी एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, इनके साथ में एक हेलोजन एसोसिएटेड है। तो हमारा फॉर्मूला एल्केन क्योंकि इसमें है ही, तो एल्केन से शुरू होगा कि CnH2n+2, ये एल्केन था। अब सोचो अगर आप इसमें एक क्लोरीन जोड़ना चाहते हो किसी भी एल्केन में, चाहे वो मीथेन हो चाहे इथेन हो, उसमें हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ना चाहते हो, तो एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर इस 2 को हटा करके और 1 लिख दो, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो एक हाइड्रोजन ही बचेगा 2 में से। तो यहाँ पर 1 लिख दिया, H2n+2 की बजाय 2n+1 कर दिया, और अब वहाँ पर हेलोजन के लिए जो ग्रुप होता है उसको हम X बोलते हैं। ये X का वैल्यू FClBrI में से कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। CnH2n+1X इज द फॉर्मूला फॉर हेलोजेंस या हेलो एल्केन्स। CnH2n+1X, X की जगह अगर हमने क्लोरीन ले लिया और ये 1 ले लिया, N = 1, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा C1H2 × 1+1X की जगह मैंने समझो Cl ले लिया, क्लोरीन। तो 2 × 1 + 1 इज 3 और C1, तो CH3Cl is chloromethane. This is the first member of this series, chloromethane, that would be followed by chloroethane, chloropropane, chlorobutane, chloropentane। यानी कि जो इसका सफिक्स प्रीफिक्स लिखते थे हम, तो हम यही कहते थे कि जो भी एल्केन एसोसिएटेड है या जिस एल्केन के पास जाकर के हेलोजन अटैच हुआ है, उस एल्केन का नाम एज इट इज़ रखेंगे बाद में, और पहले हेलो लिख दो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो में से जो भी टर्म आपने लिखनी है, जो भी एटम आया उन चारों में से, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ एल्काइल हैलाइड्स फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन। एल्कोहल्स का फॉर्मूला भी इसी तरह से निकलेगा। हम एल्कोहल्स को एल्केनोल्स बोलते हैं। एल्केन ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, ये सब ऑल लगा करके बनते हैं, एल्कोहल्स हैं। अब क्योंकि एल्कोहल्स हैं तो इनका फॉर्मूला बनाने के लिए एल्केन लिखना पड़ेगा पहले। एल्केन इज CnH2n+2, लेकिन OH लगाओगे तो 2 की बजाय 1 रह जाएगा, और उस H की जिसे हमने हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह OH जुड़ गया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया एल्केनोल्स का। अब यहाँ N की जगह 2 डाल के देखो, C2
H 2 into 2 plus 1 यानी 4 plus 1 यानी 5 C2H5 OH। ये हमारा इथेनॉल बन गया, इथाइल अल्कोहल, द मोस्ट पॉपुलर अल्कोहल। दो कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एल्केन। ऑल द वैलेंसीज वर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस एंड वी वर कॉलिंग इट इथेन। दो कार्बन वाला एल्केन, इथेन। उस इथेन का एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे बैठ गया OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, और उस हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से इसका सफिक्स ओल हो गया। एल्केन यानी इथेन है ये, इथेन ओल, इथेनॉल। तो ये सब होमोलोगस सीरीज हैं और हर होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर कॉमन फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन का मतलब है। हमने कहा इस तरह की डेफिनेशन क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, तो हमको एक वर्बल एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई हमसे पूछ ले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ होमोलोगस सीरीज, तो वी शुड हैव एटलीस्ट सम आंसर, सम क्लियर कट आंसर वी शुड हैव, जिसका कंसेप्ट क्लियर हो, हमको पता हो कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अ होमोलोगस सीरीज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स which can be represented by a single common general formula। तो ये होमोलोगस सीरीज जो होती हैं, इनमें कॉमन जनरल फार्मूला के अलावा और भी क्या खास बातें होती हैं, ये समझने के लिए हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। वी राइट डाउन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिसमें से फर्स्ट वही है जो इसकी डेफिनेशन में है, क्या कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, all the members of a homologous series can be represented by a single common general formula, or it can be represented by a single general formula। एक ही बात है। नंबर 2, two consecutive members of a homologous series have a difference of 1 carbon and 2 hydrogen atoms, यानी a CH2 group is missing, there is a gap of CH2 group। Any two consecutive members, consecutive यानी back to back members of a homologous series have a gap of CH2 between them। कैसे? Let us take an example of alkanes, methane CH4, ethane C2H6, propane C3H8, butane C4H10 and pentane C5H12। Can we see the gap? Two consecutive members are methane and ethane।
आगे पीछे वाले, कंसेक्यूटिव मतलब आगे पीछे वाले, इन दोनों के बीच में एक कार्बन का फर्क है, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, और 2 हाइड्रोजन का गैप है, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन, तो देयर इज अ गैप ऑफ CH2। सिमिलरली यहाँ भी 2 से 3 और 6 से 8 CH2 का गैप है, यहाँ भी 3 to 4 एंड 8 to 10 CH2 का गैप है, एंड सो ऑन। सब जगह आप देख सकते हो कि मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल इन अ सिंगल मॉलिक्यूल हम अरेंज करें, तो हमें पता चलता है कि एनी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैव अ गैप ऑफ CH2 एवरी टाइम, क्योंकि देयर इज अ गैप ऑफ CH2। तो वैसे ही एनी 2 constituent members of a homologous series have a gap of अब इनका एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 14U 12U सॉरी, है ना, 14U तो दूसरा आइसोटोप है उसका, 12U, और हाइड्रोजन 2 into 1 दैट इज 2U। तो टोटल देयर इज अ गैप ऑफ 14U इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मासेस के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 14U मॉलिक्यूलर मास। एनी 2 consecutive members of a homologous series have a gap of 14U according to their molecular mass। इसी का भी देख लें, मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे, हमने 9th क्लास में सीखा था। कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 4 into 1, टोटल 12 प्लस 4 दैट इज 16U मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है। अगर आप इथेन का देखो तो वो हो जाएगा 2 into 12 प्लस 6 into 1, यानी 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 दैट इज 30U। 30U और 16U में देयर इज अ गैप ऑफ 14U, यही हम कह रहे थे। प्रोपेन भी देख लो, 3 कार्बन वाला प्रोपेन अगर आप देखोगे तो ये इसका 3 into 12 कार्बन का एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन का 1 है, तो 8 into 1, तो 36 प्लस 8 टोटल 44U, 44U minus 30U is 14U। तो here again we have a gap of 14U। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, अब आपको समझ जाना चाहिए कि अगर प्रोपेन का 44U एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है तो म्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास इसमें सीधा सीधा 14 जोड़ दो, उतना ही होगा, यानी 58 U होगा। अपन देख लेते हैं, C4H10 58 मॉलिक्यूलर मास है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 into कार्बन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास 12 प्लस 10 into हाइड्रोजन का 1, यानी 48, 12 4 जा प्लस 10, 58 आ गया। तो दिस इज हाउ द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स की बात हो रही है जो बैक टू बैक रखे होते हैं उनकी। All the members of a homologous series, members of a homologous series are chemically similar
they are chemically similar. And physical properties of the members of a homologous series. Physical properties of the members of a homologous series gradually change with increase in their molecular masses. Gradually change with increase in their molecular masses. मॉलिकुलर मासेस बढ़ते जा रहे हैं, 14U ऐड होते जा रहा है। हाँ, 16 में 14 ऐड हुआ तो 30 हो गया, 13 में ऐड हुआ तो 44 हो गया, 44 में ऐड हुआ तो 58 हो गया। आप पेंटेन देखेंगे तो 58 में फिर से 14 ऐड हो जाएगा और 72 हो जाएगा वो। तो दिस इज हाउ इट गोज। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। हमने कहा होमोलोगस सीरीज are actually the group of hydrocarbons or derivatives of hydrocarbons which can be represented by a single common general formula। और कहते हैं कि अगर ये फर्स्ट जो हमने कहा ना, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक का भी पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर तो हमें पता चलेगा कि होमोलोगस सीरीज जो है उनकी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होती हैं कि सारे मेंबर्स एक ही कॉमन जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नंबर 2, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में देयर इज़ अ गैप ऑफ CH2, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, एंड दैट इज़ वाई 1 कार्बन के एटॉमिक मास के बराबर और 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस के बराबर का गैप यानी 14U का गैप 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस होता है। फिर हमने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी एक जैसी होती है बिकॉज सबके बॉन्ड्स एक जैसे हैं, सब में नंबर ऑफ कार्बन एक एक करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबके बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, तो उनका तरीका किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का भी सेम रहेगा। ठीक है। और लास्ट हमने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टाइप की चीज़ें ये ग्रेजुअली चेंज होती हैं विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। तो जितना हमको सिलेबस दिया हुआ है कार्बन में उतना सिलेबस हमने कवर कर लिया है। कल की क्लास में हम पूरा चैप्टर एक बार जल्दी रिवाइज करके और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। हाँ, आप पूरा चैप्टर ठीक से पढ़ लो, पूरे चैप्टर में देख लो कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आपको क्लियर नहीं है, उसको क्लियर कर लेंगे। इंडिविजुअली कॉल मी और व्हाट्सएप पे। थैंक यू।